अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा क्लासिकल मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 4 है और इस लेक्चर के अंदर हम सिंपल हार्मोनिक मोशन को स्टडी करेंगे। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिफाइन करते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन को। द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ ए बॉडी इन विच एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट and is always directed towards mean position is called simple harmonic motion. The body executing simple harmonic motion is called simple harmonic oscillator. तो इसकी एग्जांपल्स आपके पास हैं। मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, मोशन ऑफ अ मैस स्प्रिंग सिस्टम। जैसे मिसाल के तौर पर हम सपोज कर लेते हैं कि ये हमारे पास एक रिजिड स्पोर्ट है और इसके ऊपर हमने एक स्प्रिंग रखा हुआ है। ऐसे सपोज कर लें कि यहाँ पर ये हमारे पास एक मैस अटैच है स्प्रिंग के साथ। ये जो इसकी पोजीशन है, यहाँ पर ये इस फॉर्म में पड़ा हुआ है, उसको मैं ओ से डिनोट कर देता हूँ। और एक पोजीशन इसकी ये वाली है, इसको हम बी से डिनोट कर देते हैं। और यहाँ पर ये जो इसकी पोजीशन है, इसको हम ए से डिनोट कर देते हैं। तो ये इसकी ओ जो है ये मीन पोजीशन है, ए और बी जो है ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशंस है। तो अब अगर हम इसकी इक्वेशन ड्राइव करें, इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ मैस स्प्रिंग सिस्टम, तो अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ F इज इक्वल टू माइनस के एक्स होगा। यहाँ पर F जो है ये रेस्टोरिंग फोर्स है। नेगेटिव साइन जो है ये इंडिकेट करता है, मतलब इसमें फोर्स जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट होगी। जितना हम मीन पोजीशन से ज्यादा दूर उस ऑब्जेक्ट को लेकर के जाएंगे, उतनी उसके ऊपर रेस्टोरिंग फोर्स जो है वो ज्यादा एक्ट करेगी। तो एफ एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ। और चूंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे के ओपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए ये नेगेटिव साइन यहाँ पर आया हुआ है। तो फर्दर आप F इज इक्वल टू एम ए सेकेंड, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, F इज इक्वल टू एम ए राइट कर लिया। अब ये जो एक्सेलरेशन है ये पोजीशन का सेकंड डेरिवेटिव होता है। तो एक्सेलरेशन को हमने इस फॉर्म में राइट किया, डी स्क्वेयर एक्स और डी टी स्क्वेयर। फर्दर ये माइनस के एक्स को भी लेफ्ट साइड पे लेंगे तो ये पॉजिटिव बन जाएगा। और जो टाइम के लिहाज से डेरिवेटिव होता है उसको हम डॉट से डिनोट करते हैं। तो ये डबल डॉट इंडिकेट दैट दिस इज सेकंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टी। तो ये आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई जो सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिस्क्राइब कर रही है। तो इसका मतलब है सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिस्क्राइब करने वाली जो इक्वेशन है ये आपके पास एक सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो अभी इस इक्वेशन की मदद से हम सिंपल हार्मोनिक मोशन की बाकी जितनी भी चीजें हैं, जैसा कि इसकी वेलोसिटी है, इसका डिस्प्लेसमेंट है, टाइम पीरियड है, वो सारी चीजें हम इसी से ड्राइव करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास है वेलोसिटी ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो जो इक्वेशन हमने पीछे ड्राइव की है उसी को हम यूज करते हैं। ये m जो इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी तरफ हमने इसको डिवाइड कर दिया हुआ है। यहाँ पर k डिवाइडेड बाय m, इसको मैंने ओमेगा स्क्वायर्स का नाम दे दिया ताकि मैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन को आसानी से सॉल्व कर सकूं। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम दोनों तरफ 2dx डिवाइडेड बाय dt से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये जो लेफ्ट साइड पे है इसको अगर आप देखें तो बेसिकली dx ओवर dt इसका स्क्वायर है ना, तो इसका अगर हम डेरिवेटिव लें, इस टर्म का अगर हम डेरिवेटिव लें तो वो ऊपर वाला
ऊपर जो लेफ्ट साइड पे ये सारी टर्में बन जाएगी, क्योंकि पावर रूल लगाएंगे, 2 स्टार्ट में आएगा तो पावर के अंदर पावर 1 हो जाएगी, और फिर पावर के अंदर जो डेरिवेटिव उसको अगेन लेंगे तो वो सेकंड डेरिवेटिव बन जाएगा। इसका मतलब है ये ऊपर वाली जो टर्म है उसको हम ऐसे राइट कर सकते हैं जैसे मैंने नीचे लिखा हुआ है। अच्छा, अब यहाँ पर फर्दर इस तरफ अगर आप देखें तो -2 ओमेगा स्क्वायर डी एक्स ओवर डी टी है। तो बेसिकली यहाँ पर ये डी एक्स ओवर डी टी और एक्स, इसमें भी अगर आप देखें तो ये एक्स स्क्वायर बन जाता है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव बन जाता है। तो इसीलिए इसकी जो इंटीग्रेशन है वो जस्ट आपके पास एक्स स्क्वायर आ जाएगी, और इसकी इंटीग्रेशन आपके पास डी एक्स ओवर डी टी का स्क्वायर बन जाएगी। फर्दर इसमें ये जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है C1, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इस प्रॉब्लम के लिए हम इनिशियल कंडीशंस बना लेते हैं, बाउंड्री कंडीशंस और इनिशियल कंडीशंस। तो इसके लिए हम सपोज करते हैं कि एट एक्सट्रीम पोजीशन ए, जो ए एक्सट्रीम पोजीशन थी जहां पर आपके पास जो एक्स की वैल्यू थी वो स्मॉल ए थी, मतलब एम्पलीट्यूड में सपोज कर रहा हूं। तो एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर चूंकि हार्मोनिक ऑसिलेटर थोड़ी देर के लिए रुकता है, तो इसका मतलब है कि वहां पर वेलोसिटी जो है वो 0 हो जाएगी। और इसी तरह अगर हम अब इस ऊपर वाली इक्वेशन को देखें, तो इस इक्वेशन के अंदर ये जो वेलोसिटी है इसको हम 0 ले लेते हैं, तो यहाँ से C1 की वैल्यू निकल आएगी ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है, ये C1 की वैल्यू निकल आई। तो इसको हम इसी इक्वेशन में अगेन पुट कर देते हैं, तो ये आपके पास डी एक्स ओवर डी टी का स्क्वायर, और यहाँ पर आपके पास माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो डी एक्स ओवर डी टी, और राइट साइड पे ये चीज आ जाएगी। स्क्वायर रूट के साथ नेगेटिव भी आएगा, फिलहाल हम पॉजिटिव वाले रूट को सॉल्व करते हैं। तो यहां से ये वेलोसिटी का आपके पास फार्मूला आ गया सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन जो होता है उसकी वेलोसिटी जो है v इज इक्वल टू ओमेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा, ये आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप उसको ना नोट कर लें, तो एंड पर हम क्वेश्चंस जो हैं वो उनको डिस्कस कर लेंगे। इसरार अली ने हैंड रेज किया हुआ है तो ये हम डिस्कस करते हैं बाद में। जी, इसी तरह एट बोथ एक्सट्रीम पोजीशंस, मतलब आप लेफ्ट साइड वाली एक्सट्रीम पे चले जाएं या राइट वाली, दोनों पर वेलोसिटी जो है 0 होगी। ठीक है, मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर वो कौन से पॉइंट्स हैं जहां पर हार्मोनिक ऑसिलेटर की वेलोसिटी जो है वो मिनिमम होती है या 0 होती है, तो वो एक्सट्रीम पोजीशंस हैं, बोथ एक्सट्रीम पोजीशंस। और वो कौन सा पॉइंट है जहां पर वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। अच्छा, ये मैं पता कैसे चला कि एक्स की किन वैल्यूज पर ये 0 है। तो ये आप रूट देखें ना, स्क्वायर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो x की कौन सी वैल्यू हम यहाँ पर पुट करें कि ये स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यू वो 0 बन जाए। तो x की वैल्यू अगर a पुट करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0 हो जाएगा। इस तरह x माइनस ए पुट करेंगे तो भी 0 हो जाएगा। और मैक्सिमम ये कब होगा, जब ए स्क्वायर में से माइनस होने वाली जो चीज आपके पास है वो 0 होगी, तो उस वक्त वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। तो इसका मतलब है मीन पोजीशन के ऊपर जब आप x 0 ले रहे होंगे तो वहां पर वेलोसिटी जो है वो मैक्सिमम होगी। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो मैक्सिमम वेलोसिटी है उसका ये फार्मूला है ओमेगा ए। ओमेगा पीछे हम डिफाइन कर चुके हैं, k डिवाइडेड बाय m का स्क्वायर रूट है, और a जो है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का एम्पलीट्यूड है। जी, इसी तरह नेक्स्ट हम इसके डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला देख लेते हैं कि ये इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन का। उसके लिए ये जो वेलोसिटी का फार्मूला हमने ड्राइव किया था, इसी वेलोसिटी को हम अगेन डेरिवेटिव की सूरत में ले लेते हैं और फिर उसको इंटीग्रेट करके
तो वहां से हमारे पास पोजीशन निकल आएगी। तो v को आपने लिखा पोजीशन का फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यहां से बाय यूजिंग सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। तो x वाली वैल्यूज जो है वो हम dx के साथ ले गए, dt को दूसरी तरफ ले गए। इसको जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो लेफ्ट साइड पर ये इंटीग्रल इसका बनेगा साइन इनवर्स x ओवर a, और राइट साइड पर ओमेगा t प्लस b। यहाँ पर b जो है ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। तो यहां से अब हमने ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो b है इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए भी वही इनिशियल कंडीशंस को यूज करते हैं कि जब स्टार्ट था, अभी टाइम 0 पर था, तो उस वक्त जो ऑब्जेक्ट था वो मीन पोजीशन के ऊपर था, मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट 0 था। तो ये इनिशियल कंडीशंस हैं। टी को 0 में ले लेते हैं तो एक्स भी वहां पर 0 है, तो इसीलिए जो कांस्टेंट बी है उसकी वैल्यू भी फिर 0 बन जाएगी। तो ये बी की वैल्यू हम अबव इक्वेशन में पुट कर देते हैं, वहां से आपके पास ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। तो इसमें फर्दर यहां से x की वैल्यू निकालेंगे तो x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। लो जी, ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट आ गया सिंपल हार्मोनिक मोशन का। तो दिस इज द फार्मूला ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। नेक्स्ट डेफिनेशन है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है? मैक्सिमम डिस्टेंस covered by oscillating body on either side is called amplitudes। मतलब सपोज कर लें कि जैसे ये आपके पास मीन पोजीशन थी जिसको मैं ओ से डिनोट कर रहा हूं, और ये आपके पास एक्सट्रीम पोजीशन है ए के ऊपर, तो दिस इज एक्सट्रीम। इसी तरह ये आपके पास बी है, सेकंड एक्सट्रीम। तो अब मीन पोजीशन ये वाली है, मीन पोजीशन से लेकर एक्सट्रीम पोजीशन तक का जो डिस्प्लेसमेंट होता है, इस डिस्प्लेसमेंट को हम कह रहे हैं जी एम्पलीट्यूड। मैक्सिमम डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑसिलेटिंग बॉडी ऑन आइदर साइड इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। इन अदर वर्ड्स, डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन, जो मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन के दरमियान डिस्प्लेसमेंट होता है उसको हम एम्पलीट्यूड का नाम देते हैं। तो ऊपर जो हमने वो सारी डेरिवेशन की है, तो उस केस में आपके पास एम्पलीट्यूड था x इज इक्वल टू a। टाइम पीरियड क्या होता है जी? टाइम रिक्वायर्ड बाय ऑसिलेटर्स टू कंप्लीट वन साइकिल और वन वाइब्रेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। वो वाला टाइम जिसमें ऑसिलेटर जो है वो एक साइकिल या एक वाइब्रेशन कंप्लीट कर ले, तो उस टाइम को हम टाइम पीरियड का नाम देते हैं। तो टाइम पीरियड इसका जो स्प्रिंग ऑसिलेटर है, मैस स्प्रिंग सिस्टम, उसके लिए जो टाइम पीरियड है उसको आप इस तरह से डिफाइन करेंगे, t इज इक्वल टू 2 पाई ओवर ओमेगा। बेसिकली यहाँ से जो ओमेगा है ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी या एंगुलर वेलोसिटी है। तो ओमेगा को हम यूं डिफाइन करते थे, ओमेगा इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ऊपर हम थीटा ले लेते थे और नीचे आप उसको टाइम से डिवाइड कर देते थे। लेकिन जब आप एक साइकिल की बात करेंगे तो थीटा उसमें 2 पाई बन जाएगा, और ये ओमेगा इस तरफ आकर डिवाइड होगा, तो ये आपके पास टाइम पीरियड बन जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास जो टाइम पीरियड है, जी इसमें तो इस तरीके से, मतलब एंगुलर वेलोसिटी का जो फार्मूला है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, तो उसको मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया है। और ओमेगा जो है ये नीचे डिवाइड हो जाएगा। जब एक साइकिल की बात करेंगे तो उसमें ये जो स्मॉल टी था ये कैपिटल टी, मतलब टाइम पीरियड बन जाएगा। और ये जो थीटा था वो एक साइकिल के लिए एंगल जो होता है वो 2 पाई बन जाता है। तो इसीलिए टाइम पीरियड को आप इस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं। अब ओमेगा की जो वैल्यू है इसको हम प्रीवियसली सपोज कर चुके हैं कि ये के ओवर एम का स्क्वायर रूट होता है। तो ओमेगा की वैल्यू पुट करेंगे तो ये जो स्प्रिंग मैस सिस्टम है उसके लिए टाइम पीरियड आपके पास बन जाएगा 2 पाई एम ओवर के का स्क्वायर रूट।
जी, इसी तरह फ्रीक्वेंसी क्या होता है? नंबर ऑफ वाइब्रेशंस इन 1 सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। मतलब वाइब्रेशंस की जो तादाद है उसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होता है। तो इसका मजीद आप यहाँ से भी फार्मूला बना सकते हैं कि 1/2 पाई रिवर्स कर दें इसको, और k/m का स्क्वायर रूट, तो उसको भी आप यहाँ पर राइट कर सकते हैं। तो दिस इज द फार्मूला ऑफ फ्रीक्वेंसी। जी, नेक्स्ट आपके पास है काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। काइनेटिक एनर्जी को वैसे तो हम डिफाइन करते हैं हाफ एम वी स्क्वेयर, लेकिन यहाँ पर अब वेलोसिटी जो हमने पीछे फार्मूला ड्राइव किया हुआ है, v इज इक्वल टू ओमेगा, और आगे था स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो वो मैंने वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी। अच्छा, फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें तो ये जो ओमेगा स्क्वायर था ये k/m था, तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू k/m पुट करें तो m से कैंसिल हो जाएगा, तो साथ में जस्ट k बच जाएगा। तो इसीलिए काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला है स्प्रिंग मैस सिस्टम के लिए, वो आपके पास आ गया हाफ k इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा, फर्दर इसमें पोटेंशियल एनर्जी को देखें, तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो आपके पास हाफ के एक्स स्क्वायर होती है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए। अब यहाँ पर चंद बातें जो जहन नशीन रखें, ये मीन पोजीशन है और ये दोनों एक्सट्रीम पोजीशंस हैं। अब आप इन फार्मूलाज में देखें तो काइनेटिक एनर्जी कहाँ पर जीरो होगी, कहाँ पर मैक्सिमम होगी, इस बात का आपको पता होना चाहिए। देखें, मीन पोजीशन के ऊपर एक्स की वैल्यू जब डिस्प्लेसमेंट है जीरो, तो काइनेटिक एनर्जी में जब हम एक्स को जीरो रख देंगे तो हाफ के ए स्क्वायर बन जाएगा। दैट विल बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अगर आप कोई और डिस्प्लेसमेंट लेंगे, एक्स की कोई और वैल्यू लेंगे, तो वो तो ए में से माइनस होगा, तो वो वैल्यू कम हो जाएगी। तो एक्स की वैल्यू जब हम जीरो ले लेंगे, मतलब मीन पोजीशन की बात करेंगे, तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी जो है ये मैक्सिमम होगी। अच्छा, दूसरा कॉन्सेप्ट ये यूज कर सकते हैं कि एक्सट्रीम पोजीशन पर वेलोसिटी होती है जीरो। ठीक है, तो जैसे जैसे ये मूव करता है ना मीन पोजीशन की तरफ, तो इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है। तो वेलोसिटी जब इंक्रीज होगी तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होगी, ये लॉजिक भी यूज कर सकते हैं। तो मीन पोजीशन पर आकर इसकी जो वेलोसिटी होगी वो मैक्सिमम हो जाएगी, इसलिए काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम होगी। ये आप वेलोसिटी वाले फार्मूले से कंसेप्ट ले रहे हैं। और ये जो एंड वाला फार्मूला है जो डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड कर रहा है, उससे भी आप देखें। अच्छा, एक्सट्रीम पोजीशन पर x की वैल्यू a है, यहाँ पर a है, यहाँ पर माइनस a है। तो अब इस लास्ट फार्मूले में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में x को आप a ले लें या माइनस a लें, तो ये टर्म तो जीरो हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि एक्सट्रीम पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी जीरो है और मीन पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है। अच्छा, ये नीचे ये मिस्टेकनली काइनेटिक एनर्जी लिखा गया, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी आता है। तो जो पोटेंशियल एनर्जी है ये तो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। तो इसमें अगर आप देखें तो मीन पोजीशन में एक्स जीरो रखेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो बन जाएगी, और एक्सट्रीम्स के ऊपर क्योंकि डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है, इसीलिए पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी। तो इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी जो है ये एक दूसरे के उलट हो गए। काइनेटिक एनर्जी एक्सट्रीम पर जीरो होती है, मीन पे मैक्सिमम होती है। पोटेंशियल एनर्जी एक्सट्रीम पर मैक्सिमम होती है, मीन पे जीरो होती है। अच्छा, अब यहाँ पर यूं देखें कि जब हम एक्सट्रीम की बात कर रहे हैं, एक्सट्रीम पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। जैसे जैसे मैं मूव करूंगा टूवर्ड्स मीन पोजीशन, अब चूंकि वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही होगी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट इससे कम हो रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी कम होती गई, और मीन पर आकर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, पोटेंशियल जीरो हो गई। इसी तरह जब दूसरी तरफ जाएंगे तो अब पोटेंशियल बढ़ती गई, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जा रहा है और वेलोसिटी कम होती जा रही है, काइनेटिक कम होती जा रही है। तो इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन की, ये आपस में कन्वर्जन इंटर कन्वर्जनेबल है, एक दूसरी में चेंज होती है।
अच्छा, आपने देखा कि पोटेंशियल आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है, बीच में कोई ऐसा पॉइंट भी आएगा जिस पॉइंट के ऊपर दोनों एनर्जीज की वैल्यू बराबर होगी। मतलब वो डिस्प्लेसमेंट की कौन सी वैल्यू है जहां पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी आपस में इक्वल है। तो इस पॉइंट को आपने थोड़ा सा सोचना है कि एक्स की किस वैल्यू के लिए या एक्स किस पोजीशन के ऊपर डिस्प्लेसमेंट की किस वैल्यू पर सिंपल हार्मोनिक मोशन की काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी आपस में इक्वल हो जाती हैं। अच्छा, एक तो आपके लिए ये क्वेश्चन है। और दूसरा, यहां से अगर आप टोटल एनर्जी की बात करते हैं तो जो टोटल एनर्जी है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो होती है, ये सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी होता है। तो इन दोनों एनर्जीज को अब अगर आप ऐड अप करें तो यहां से माइनस एक्स स्क्र और प्लस एक्स स्क्र वाली टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी। बाकी आपके पास बचेगा हाफ, और हाफ के बाद यहां पर के आएगा, और के के साथ ए स्क्र बच जाएगा जो कि एम्पलीट्यूड है, स्मॉल ए स्क्र। तो ए चूंकि एम्पलीट्यूड और ये कांस्टेंट है, तो इसका मतलब है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन में होल्ड कर रहा है, क्योंकि टोटल एनर्जी इज कांस्टेंट। जी, यहाँ तक हमारा आज का जो लेक्चर है ये कंप्लीट हुआ। हमने इसमें सिंपल हार्मोनिक मोशन को देखा। तो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन को देखेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हमारा ये चैप्टर जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन वाला कंप्लीट हो जाएगा। तो इससे रिलेटेड अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं।